नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आरएन टीवी नेशनल में और मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। रुक करेंगे देश और दुनिया की तमाम खबरों की ओर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्र को करेंगी संबोधित और राष्ट्र को संबोधित करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति करेंगी संबोधित। राष्ट्रपति का संबोधन आकाशवाणी पर होगा प्रसारित। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्र को संबोधित करेंगी। उनका यह संबोधन रविवार शाम 7 बजे बता दें कि आकाशवाणी के पूर्ण राष्ट्रीय नेटवर्क पर प्रसारित होगा। साथ ही दूरदर्शन के सभी चैनलों पर इसका सीधा प्रसारण किया जाएगा, जिसमें पहले हिंदी में और उसके बाद अंग्रेजी में प्रसारण होगा। इस संबोधन में राष्ट्रपति देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देंगी और राष्ट्रपति राष्ट्रीय मुद्दों पर अपने विचार साझा करेंगी। और इस वक्त बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्र को संबोधित करेंगी, संबोधन देंगे और इसके साथ ही गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या से पहले बता दें कि यहां संबोधन देखने को मिलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्र को करेंगी संबोधित। राष्ट्र को संबोधित करेंगी राष्ट्रपति मुर्मू। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति करेंगी संबोधित। राष्ट्रपति का संबोधन आकाशवाणी पर होगा प्रसारित। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्र को संबोधित करेंगी। उनका यह संबोधन रविवार शाम 7 बजे आकाशवाणी के पूरे राष्ट्रीय नेटवर्क पर प्रसारित होगा। साथ ही दूरदर्शन के सभी चैनलों पर इसका सीधा प्रसारण किया जाएगा, जिसमें पहले हिंदी में उसके बाद अंग्रेजी में प्रसारण होगा। इस संबोधन में राष्ट्रपति देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देंगे और राष्ट्रीय मुद्दों पर अपने विचार साझा करेंगे। पीएम मोदी करेंगे मन की बात का 130वां एपिसोड। गणतंत्र दिवस से पहले खास होगा कार्यक्रम के जरिए राष्ट्र को करेंगे संबोधित और पीएम कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, पीएम मोदी के मन की बात का कार्यक्रम मन की बात का 130वां एपिसोड है। गणतंत्र दिवस से पहले बता दें कि खास होगा कार्यक्रम के जरिए राष्ट्र को करेंगे संबोधित, पीएम कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, पीएम मोदी के 130वां एपिसोड मन की बात का, जहां बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने विचार यहां साझा करेंगे। कार्यक्रम के जरिए राष्ट्र को संबोधित किया जाएगा। पीएम मोदी करेंगे मन की बात का 130वां एपिसोड। गणतंत्र दिवस से पहले खास होगा कार्यक्रम के जरिए राष्ट्र को करेंगे संबोधित, पीएम कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह के साथ वार्षिक एथलीट मीट और समारोह में शामिल होकर प्रतिभागियों का उत्साह बढ़ाया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों को उनके प्रदर्शन के लिए बधाई दी और खेलों के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि खेल न केवल स्वास्थ्य के लिए बल्कि युवा प्रतिभागियों के लिए विकास के लिए अत्यंत ही आवश्यक है। कार्यक्रम में विभिन्न खेलों के आयोजकों और पुरस्कार वितरण के आयोजन किए गए। अधिकारियों और खेल संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी इस समारोह में भाग लिया। मुख्यमंत्री की उपस्थिति से कार्यक्रम का माहौल उत्साहपूर्ण और प्रेरणादायक बना रहा। और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह के साथ समारोह में शामिल होकर प्रतिभागियों का उत्साह बढ़ाया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों को उनके प्रदर्शन के लिए बधाई दी और खेलों के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि खेल न केवल स्वास्थ्य के लिए बल्कि युवा प्रतिभागियों के विकास के लिए अत्यंत ही आवश्यक है। कार्यक्रम में विभिन्न खेलों के आयोजनों और पुरस्कार वितरण के आयोजन किए गए। अधिकारियों और खेल संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी इस समारोह में भाग लिया। मुख्यमंत्री की उपस्थिति से कार्यक्रम का माहौल उत्साहपूर्ण और प्रेरणादायक बना रहा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य बजट के संबंध में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। बैठक में विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे और बजट प्रावधानों, योजनाओं की प्रगति और आगामी प्राथमिकताओं पर विस्तार से चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने अधिकारी को निर्देश दिए कि बजट में प्रस्तावित योजनाओं को समयबद्ध और प्रभावी ढंग से लागू किया जाए, ताकि आम जनता को इसका सीधा लाभ मिल सके।
उन्होंने विकास कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया। बैठक के दौरान वित्तीय प्रबंधन संसाधनों के समुचित उपयोग और विकास कार्यों की गति बढ़ाने से जुड़े मुद्दों पर भी मंथन किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट राज्य के विकास और जन कल्याण का आधार है, जिसे पूरी गंभीरता से क्रियान्वित किया जाना चाहिए। और लखनऊ से एक खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में तमाम जरूरी दिशा निर्देश दिए गए, विकास कार्यों पर जोर दिया गया है और इसके साथ ही यहां विस्तार से चर्चा देखने को मिली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य बजट के संबंध में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। बैठक में विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित हुए और बजट प्रावधानों, योजनाओं की प्रगति, आगामी प्राथमिकताओं पर विस्तार से चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने अधिकारी को निर्देश दिए कि बजट में प्रस्तावित योजनाओं को समयबद्ध और प्रभावी ढंग से लागू किया जाए, ताकि आम जनता को इसका सीधा लाभ मिल सके। उन्होंने विकास कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया। बैठक के दौरान वित्तीय प्रबंधन संसाधनों के समुचित उपयोग और विकास कार्यों की गति बढ़ाने से जुड़े मुद्दों पर मंथन किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट राज्य के विकास और जन कल्याण का आधार है, जिसे पूरी गंभीरता से क्रियान्वित किया जाना चाहिए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पडली मोटर सड़क निर्माण कार्य का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने सड़क निर्माण की गुणवत्ता, निर्माण की गति और सुरक्षा मानकों का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सड़क निर्माण समय सीमा के भीतर पूरा किया जाए और नागरिकों के लिए यातायात सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि यह सड़क परियोजना क्षेत्र के विकास और स्थानीय जनता की सुविधा के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही उन्होंने निर्माण स्थल पर सुरक्षा उपायों और पर्यावरणीय नियमों के पालन पर भी जोर दिया। अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को निर्माण की वर्तमान स्थिति और आगे की कार्य योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी। और नैनीताल से खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां सीएम धामी ने औचक निरीक्षण किया है और निर्माण की वर्तमान स्थिति जानी है। इसके साथ ही उन्होंने तमाम जरूरी दिशा निर्देश भी दिए और गुणवत्ता पर भी जोर दिया गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मोटर सड़क निर्माण कार्य का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने सड़क निर्माण की गुणवत्ता, निर्माण की गति और सुरक्षा मानकों का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सड़क निर्माण समय सीमा के भीतर पूरा किया जाए और नागरिकों के लिए यातायात सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि यह सड़क परियोजना क्षेत्र के विकास और स्थानीय जनता की सुविधा के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही उन्होंने निर्माण स्थल पर सुरक्षा उपाय और पर्यावरणीय नियमों के पालन पर भी जोर दिया। अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को निर्माण की वर्तमान स्थिति और आगे की कार्य योजना के बारे में विस्तार से जानकारी भी दी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन में आयोजित राहगिरी कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने आमजन से संवाद किया और कार्यक्रम में मौजूद युवाओं, बच्चों और नागरिकों का उत्साह बढ़ाया। राहगिरी कार्यक्रम के अंतर्गत लोगों ने योग, खेलकूद, साइकिलिंग और सांस्कृतिक गतिविधियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे आयोजन स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के साथ साथ मजबूत करते हैं। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में नागरिक मौजूद रहे। प्रशासन द्वारा सुरक्षा व्यवस्थाओं के पुख्ता इंतजाम किए गए। मुख्यमंत्री की उपस्थिति में राहगिरी कार्यक्रम में विशेष उत्साह देखने को मिला है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन में आयोजित राहगिरी कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। इस दौरान उन्होंने आमजन से संवाद किया और कार्यक्रम में मौजूद युवाओं, बच्चों और नागरिकों का उत्साह बढ़ाया। राहगिरी कार्यक्रम के अंतर्गत लोगों ने योग, खेलकूद, साइकिलिंग और सांस्कृतिक गतिविधियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे आयोजन स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देते हैं। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में नागरिक मौजूद रहे। प्रशासन द्वारा सुरक्षा व्यवस्थाओं के पुख्ता इंतजाम किए गए। मुख्यमंत्री की उपस्थिति से राहगिरी कार्यक्रम में विशेष उत्साह देखने को मिला है। छत्तीसगढ़ के जसपुर कोतवा नगर पंचायत में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 51 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास परियोजना का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि कोतवा क्षेत्र के लोगों का आशीर्वाद मिलना उनके लिए बड़ी खुशी की बात है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज कई महत्वपूर्ण विकास कार्यों की घोषणाएं भी की गई हैं, जो क्षेत्र के विकास और स्थानीय जनता की सुविधा में मदद करेगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी परियोजनाओं को समयबद्ध और प्रभावी ढंग से पूरा किया जाए। कार्यक्रम में नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और मुख्यमंत्री के साथ विकास कार्यों की प्रगति और योजनाओं पर चर्चा की।
प्रशासन द्वारा कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा और व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए। क्षेत्र के वासियों की बड़ी इच्छा थी और हमारी स्वयं की भी इच्छा थी कि हम उतवाएं और इस क्षेत्र के लोगों का हम दर्शन करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। और आज वो शुभ घड़ी आई और भारी संख्या में क्षेत्र के लोग आज आशीर्वाद देने यहाँ पर पहुंचे और आज 51 करोड़ रुपए के विकास कामों का लोकार्पण और भूमि पूजन संपन्न हुआ है। और ये काम कोतवा और आसपास के ही हैं, पत्थलगांव विधानसभा के ही हैं, जिसमें यहाँ का एक जल आवर्धन योजना भी है करीब 9 करोड़ का। इससे कोतवा नगर के लोगों को पीने के लिए शुद्ध पानी की व्यवस्था होगी और सड़कों के भी कई काम हैं। इस तरह से छत्तीसगढ़ की सरकार लगातार प्रदेश के अंदर में विकास का काम कर रही है और आज कई कामों के घोषणा भी यहाँ पर हुए हैं। खेल को बढ़ाने के लिए इंडोर स्टेडियम और भी यहाँ का जो पुराना टंकी है उसका मरम्मत, आपका आत्मानंद स्कूल का भवन है, जीन सीन है, ये सब की मरम्मत की घोषणा हुई है जो आने वाले समय में उस पर काम होगा। सर छत्तीसगढ़ में सर विष्णु के सुशासन में क्या नए जिले बनेंगे? छत्तीसगढ़ में 36 जिले होंगे। अब देखिए तो बात का बात है। अभी तो जो मोदी की गारंटी में हमारी पार्टी का और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो वादा था 3 करोड़ जनता का, उसको पूरा करने में लगे हुए हैं और वो सब 2 साल के बहुत कम समय में ही अधिकांश कामों को किए। थैंक यू। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन का मथुरा वृंदावन का दौरा है। वृंदावन के चंद्रया मंदिर में सुनेंगे मन की बात का 130वां संस्करण और संस्करण में बीजेपी कार्यकर्ता और स्थानीय लोग भी मौजूद रहेंगे। नितिन नबीन बांके बिहारी मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मन की बात का 130वां संस्करण सुनेंगे नितिन नबीन। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन का मथुरा वृंदावन का दौरा है। इस दौरान वो बता दें कि प्रधानमंत्री के मन की बात का 130वां संस्करण सुनेंगे। इसके साथ ही बीजेपी कार्यकर्ता और स्थानीय लोग भी यहाँ मौजूद रहेंगे। नितिन नबीन बांके बिहारी मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन आज मथुरा और वृंदावन के 1 दिवसीय दौरे पर हैं। इस दौरान वे वृंदावन के मंदिर में जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात का 130वां संस्करण सुनेंगे। इस मौके पर बीजेपी कार्यकर्ता और स्थानीय लोग भी मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम के बाद नबीन बांके बिहारी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। इसके अलावा वे पार्टी विधायक राजेश चौधरी के आवास पर जाकर उनकी माताजी के निधन पर शोक संवेदना भी व्यक्त करेंगे। इस दौरे के जरिए नबीन स्थानीय लोगों और कार्यकर्ताओं के साथ संवाद भी करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन का नोएडा पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। पार्टी कार्यकर्ता और समर्थकों ने उनका उत्साहपूर्वक अभिवादन किया और स्वागत कार्यक्रम स्थल को रंगीन झंडों और बैनरों से सजाया गया। नितिन नबीन यहां से मथुरा के प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर के लिए रवाना हुए। इस दौरान उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और स्थानीय लोगों के साथ संवाद भी किया। बीजेपी नेताओं ने कहा कि नितिन नबीन की यह यात्रा धार्मिक और राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत कर क्षेत्र में एकजुटता और उत्साह का संदेश भी दिया। और इसके साथ ही बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन का स्वागत किया गया है नोएडा पहुंचने पर। इसके बाद बता दें कि वो यहां से बांके बिहारी के लिए रवाना हुआ है। बीजेपी के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन का नोएडा पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने उनका उत्साहपूर्वक अभिवादन किया और स्वागत कार्यक्रम स्थल को रंगीन झंडों और बैनरों से सजाया गया। नितिन नबीन यहां से मथुरा के प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर के लिए रवाना हुए हैं। इस दौरान उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और स्थानीय लोगों के साथ संवाद भी किया। बीजेपी नेताओं ने कहा कि नितिन नबीन की यात्रा धार्मिक और राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत कर क्षेत्र में एकजुटता और उत्साह का संदेश दिया है।
गुजरात के पालनपुर आबू हाईवे पर कार और ट्रक की आपस में भिड़ंत हो गई। इस भिड़ंत में राजस्थान के 7 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि कई घायल हुए हैं। हादसा बता दें कि इकबालगढ़ के पास हुआ है, जिससे हाईवे पर करीब 5 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने घटना पर शोक जताया। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में ट्रक चालक की लापरवाही सामने आई है। राजस्थान से खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां भीषण सड़क हादसा हुआ है। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। कार और ट्रक की टक्कर, और पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत ने इस पर शोक जताया है। और इसके साथ ही खबर हम आपको राजस्थान से बता रहे हैं, जहां भीषण सड़क हादसा देखने को मिला है। इस हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई है और गुजरात के जिले पालनपुर आबू हाईवे पर कार और ट्रक की आपस में भिड़ंत हो गई है। इस भिड़ंत में राजस्थान के 7 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि कई घायल हैं। हादसा इकबालगढ़ के पास हुआ, जिससे हाईवे पर करीब 5 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने घटना पर शोक जताया। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में ट्रक चालक की लापरवाही सामने आई है। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में हुई ताजा बर्फबारी से पूरी घाटी शीतलहर की चपेट में आ गई। बनिहाल और भदरवा में भारी बर्फबारी के बाद चारों ओर बर्फ की मोटी चादर जम गई है, जिससे पहाड़ी इलाकों का नजारा बेहद ही मनमोहक हो गया है। श्रीनगर में भी ताजा बर्फबारी दर्ज की गई है, जिससे तापमान में और गिरावट आई है। वहीं राजौरी जिले के पीर पंजाल क्षेत्र में भी बर्फबारी के बाद पूरा इलाका सफेद चादर से ढक गया। गुलमर्ग में ताजा हिमपात से पर्यटकों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में सैलानी बर्फबारी का आनंद लेते नजर आ रहे हैं। कठुआ जिले के बानी गांव में बच्चे ताजा बर्फ में खेलते और बर्फबारी का लुत्फ उठाते हुए दिखाई दिए। बर्फबारी के चलते जहां एक और ठंड बढ़ गई है, वहीं दूसरी ओर पर्यटन गतिविधियों का बढ़ावा मिला है। प्रशासन द्वारा मौसम को देखते हुए सावधानी बरतने और आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने की अपील की गई है। और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, कठुआ से, गुलमर्ग से और बनिहाल से, भदरवा से, राजौरी से, श्रीनगर से। इन सभी तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से बर्फबारी का दौर जारी है। लोग आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं। जहां स्थानीय लोगों के लिए यह बर्फबारी मुश्किल पैदा करती हुई नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी ओर पर्यटकों के लिए ये काफी ज्यादा आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में हुई ताजा बर्फबारी से पूरी घाटी शीतलहर की चपेट में आ गई है। बता दें कि चारों ओर बर्फ की मोटी चादर जम गई है, जिससे पहाड़ी इलाकों का नजारा बेहद ही मनमोहक हो गया है। श्रीनगर में ताजा बर्फबारी दर्ज की गई, जिससे तापमान में और गिरावट आई है। वहीं राजौरी जिले के पीर पंजाल क्षेत्र में बर्फबारी के बाद पूरा इलाका सफेद चादर से ढक गया। गुलमर्ग में ताजा हिमपात से पर्यटकों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है और बड़ी संख्या में सैलानी बर्फबारी का आनंद लेते नजर आए। कठुआ जिले के बानी गांव में बच्चे ताजी बर्फ में खेलते और बर्फबारी का लुत्फ उठाते हुए दिखाई दिए हैं। बर्फबारी के चलते जहां एक और ठंड बढ़ गई है, तो वहीं दूसरी ओर पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिला है। प्रशासन द्वारा मौसम को देखते हुए सावधानी बरतने और आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने की अपील की गई है। देश के कई हिस्सों में मौसम ने अचानक से करवट ले ली। जहां एक और मैदानों में बारिश ने गर्मी से राहत दी, तो वहीं पहाड़ों पर बर्फबारी ने ठंड का प्रकोप बढ़ा दिया। दिल्ली, चंडीगढ़, जयपुर से लेकर जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों तक मौसम का मिजाज पूरी तरह बदला हुआ है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, जहां गुरुवार को 7 साल की सबसे गर्म जनवरी दर्ज की गई, वहीं आसमान से बता दें कि राहत की बूंदें भी बरसती हुई नजर आई हैं। भारतीय मौसम विभाग ने दिल्ली, एनसीआर, पंजाब, हरियाणा के लिए गरज चमक और बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया, जबकि दिल्ली के लिए येलो अलर्ट लागू किया गया। आज हम आपको दिखाएंगे देश के हर उस हिस्से की तस्वीर जहां मौसम ने आम जनजीवन को प्रभावित किया है। दिल्ली में झमाझम बारिश, घने बादलों से दिन में छाया अंधेरा। तस्वीर राजधानी दिल्ली की। सुबह से ही बादलों की आवाजाही बनी रही। हल्की बारिश दर्ज की गई, जिससे तापमान में अचानक गिरावट महसूस की गई। मौसम विभाग के मुताबिक आज सुबह से दोपहर तक हल्की बारिश, गरज चमक और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावनाएं जताई गई हैं। दिल्ली में जहां गुरुवार को अधिकतम तापमान 27.1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था, वहीं आज अधिकतम तापमान करीब 19 डिग्री और न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। इस अचानक बदलाव से दिन के समय ठंड से इजाफा महसूस किया जा रहा है। हालांकि बारिश के बावजूद एयर क्वालिटी इंडेक्स में कोई बड़ा सुधार नहीं देखा गया। पंजाब और हरियाणा के लिए गरज चमक और बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी।
अब रुख करते हैं चंडीगढ़ का, जहां कई इलाकों में भारी बारिश दर्ज की गई। तेज बारिश के चलते निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई, जिससे आम जनजीवन प्रभावित हुआ। सड़कों पर पानी भरने से यातायात धीमा हो गया और लोगों को आवाजाही में परेशानियों का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग ने पंजाब और हरियाणा के कई जिलों के लिए गरज चमक के साथ बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। प्रशासन को सतर्क रहने और जरूरी एहतियात बरतने के निर्देश दिए गए हैं। पंजाब हरियाणा से राजस्थान तक बारिश की मार। राजस्थान की राजधानी जयपुर में भी मौसम ने करवट ली है। शहर के कई इलाकों में हल्की से मध्य बारिश दर्ज की गई। लंबे समय से पड़ रही गर्मी के बाद बारिश ने लोगों को थोड़ी सी राहत जरूर दी है। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि अचानक बदले मौसम के कारण ठंड और सर्दी, जुकाम जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं। पहाड़ों पर बर्फबारी का जादू और खतरा। अब चलिए जम्मू की ओर, जहां भारी बारिश ने सामान्य जीवन को प्रभावित किया। तेज बारिश के चलते कई सड़कों पर पानी भर गया, जिससे यातायात व्यवस्था बाधित हुई। दफ्तर जाने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। प्रशासन की टीमें स्थिति पर नजर बनाए हुए और जल भराव वाले इलाकों में निगरानी बढ़ा दी गई है। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में एक बार फिर मौसम ने करवट ली है। ऊंचाई वाले इलाकों में ताजा बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। तस्वीरें हैं रिहायशी जिले के वैष्णो देवी भवन की, जहां ताजा बर्फबारी के बाद पूरा इलाका बर्फ की सफेद चादर से ढक गया। श्रद्धालुओं के लिए ठंड बढ़ गई है, हालांकि दर्शन फिलहाल सुचारू है। जम्मू में बारिश बनी आफत। अनंतनाग जिले में एक बार फिर बर्फबारी शुरू हो गई है। बर्फ गिरने के बाद चारों ओर बर्फ जमी दिखाई दे रही है। डोडा जिले के भलेसा और बदरवाह इलाके में घाटी में बर्फबारी दर्ज की गई, जिससे ठंड में तेज इजाफा हुआ। बड़गाम जिले में भी दोबारा बर्फबारी शुरू होने से सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। रामबन जिले के बटोत सहित ऊपरी इलाकों में ताजा बर्फबारी दर्ज की गई है। लगातार हो रही बर्फबारी के कारण तापमान में तेजी से गिरावट देखी जा रही है। मौसम विभाग ने जारी किया हाई अलर्ट। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान कई राज्यों में बारिश और बर्फबारी की संभावनाएं जताई हैं। लोगों को अनावश्यक यात्रा से बचने और सावधानी बरतने की सलाह भी दी गई। प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है। कुल मिलाकर देश के अलग अलग हिस्सों में मौसम का ये बदला हुआ रूप जहां कहीं राहत लेकर आया है तो कहीं मुसीबतें भी बढ़ा रहा है। मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए सतर्क रहना बेहद जरूरी है। मौसम का अलर्ट और कृषि प्रभाव। मौसम के इस बदलाव का असर कृषि पर भी पड़ सकता है। जहां बारिश कुछ फसलों के लिए फायदेमंद है, वहीं ज्यादा नमी सब्जियों और सरसों जैसी फसलों को नुकसान पहुंचा सकती है। किसानों को मौसम अपडेट पर नजर रखने और जरूरी कदम उठाने की सलाह दी गई है। आसमान से राहत या आफत, कहीं बारिश कहीं बर्फबारी। ठंड का ये सिलसिला यही नहीं थमेगा। जनवरी के अंतिम सप्ताह में भी राहत मिलने के आसार कम है। 22 से 28 जनवरी के बीच हिमालयी क्षेत्रों में सामान्य से अधिक बर्फबारी होने की संभावना है। मैदानों में कई हिस्सों में महीने के आखिर तक बारिश का दौर जारी रह सकता है, जिससे नमी और ठिठुरन बनी रहेगी। तो कुल मिलाकर देश के मौसम की तस्वीर इस वक्त काफी तेजी से बदलती हुई नजर आ रही है। मैदानों में जहां बारिश ने कई दिनों से जारी गर्मी से राहत दी, वहीं पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी ने ठंड और मुश्किलें और बढ़ा दी है। दिल्ली, जिसने एक दिन पहले ही 7 वर्षों में सबसे गर्म जनवरी दिवस देखा, आज उसी दिल्ली में तापमान में करीब 8 डिग्री तक की गिरावट महसूस की जा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक ये बदलाव अस्थायी नहीं है। अगले 24 से 48 घंटे मौसम के लिहाज से बेहद अहम रहने वाले हैं। अब सवाल बस यही है कि आखिर मौसम की ये मार कब तक यूं ही लोगों की जिंदगी को प्रभावित करती रहेगी। आज देश के अलग अलग हिस्सों से जो तस्वीरें सामने आई, वो साफ बताती हैं कि मौसम अब सिर्फ बदल नहीं रहा, बल्कि अचानक असर दिखा रहा है। क्योंकि मौसम की ये मार अब थमेगी, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन सतर्कता ही इस बदलते मिजाज से सबसे बड़ा बचाव है। ब्यूरो रिपोर्ट, RNTV नेशनल। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही, और ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए RNTV नेशनल।